हेलो नमस्कार दोस्तों। बिहार में जातिगत जनगणना की रिपोर्ट आज आ गई। ऐसे में बिहार में जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी की जनसंख्या कितनी है, इसके विषय में हमें पता चल चुका है। अब बिहार की राजनीति इसके बाद कैसा करवट लेगी, इसके विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर यह जातिगत जनगणना का प्रभाव आने वाले चुनाव में किस तरीके से पड़ेगा। क्या मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, क्या उन चुनावों पर भी इसका असर देखा जाएगा? क्या बीजेपी की राजनीति में किसी तरह का परिवर्तन आएगा? और क्या यह मंडल वर्सेस कमंडल की राजनीति जो 1990 के दौर में शुरू हुई थी, क्या उसका दूसरा दौर हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा? चर्चा करेंगे आज के पूरे वीडियो में। तो फिर नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु और आप देख रहे हैं द स्वदेश। जातिगत जनगणना को लेकर बहुत दिनों से बात चल रही थी। बिहार में जातिगत जनगणना की शुरुआत भी की गई, जिसके नतीजे आज आ गए। तो आज सबसे पहले जानते हैं कि जनगणना को लेकर हमारा इतिहास क्या रहा है और जनगणना क्या जाति पर आधारित या पहली बार किसी राज्य में हुई है या इसके पहले भी जाति पर आधारित जनगणना होती रही है। देखिए, जनगणना के इतिहास में चलें तो 1872 में भारत में पहली बार जनगणना देखी गई। लॉर्ड मायो ने इसको सीमित आधार पर करवाया था, लेकिन उसके बाद लॉर्ड रिपन भारत के वायसराय बनते हैं और उन्होंने भारत में जनगणना की पहल करी और उसके बाद से जनगणना लगातार हर 10 साल में होती चली आई है। यह जनगणना 1881 में हुई थी और उसके बाद 1931 में हुई जनगणना में भारत में पहली बार जातियों के विषय में बात करी गई। लेकिन जब देश आजाद हुआ, आजाद होने के बाद पहली जनगणना 1951 की थी। 1951 में हुई जनगणना में केवल एससी और एसटी की जनसंख्या के बारे में पता लगाया गया। कारण इसके पीछे ये था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उस कॉन्स्टिट्यूशन में एससी और एसटी को आरक्षण की व्यवस्था की गई। ऐसे में बाकी जातियों को ना गिनकर केवल एससी और एसटी के विषय में वहां पर जानकारी जुटाई गई और उनको आरक्षण की व्यवस्था की गई। लेकिन समस्याओं का दौर वहां शुरू होता है, क्योंकि बिहार में जातिगत आधारित राजनीति का दौर आ चुका था। 1967 की बात है। बिहार में जाति को लेकर बवाल शुरू हो चुके थे। वहां पर पिछड़ा वर्ग, सामान्य और अन्य जातियों के बीच में हमें मुकाबले देखने को मिल रहे थे। लेकिन 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई और उसके बाद बिहार से एक मूवमेंट शुरू होता है। इस मूवमेंट का मेन मकसद था इंदिरा गांधी को सत्ता से हटाना। लेकिन इस मूवमेंट में वो राजनेता आए जो कि छोटे तबके से आया करते थे। इन राजनेताओं का प्रभाव आपको चुनाव में देखने को मिला। अब 1977 में जब मोरारजी देसाई की सरकार बनती है और बीपी मंडल को बुलाया जाता है कि भाई आप एक इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास को लेकर अपनी रिपोर्ट पब्लिश करें, तो ऐसे में मंडल कमीशन बनाया गया। मंडल कमीशन की रिपोर्ट 1979 में आती है। लेकिन इस रिपोर्ट को अप्लाई करने से पहले ही सरकार बदल जाती है और फिर 1980 में इंदिरा गांधी लौट कर आती हैं। इंदिरा गांधी के कालखंड में उस रिपोर्ट को साइड लाइन कर दिया गया। फिर 1984 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं और उन्होंने भी बीपी मंडल की रिपोर्ट को साइड लाइन कर दिया। लेकिन वीपी सिंह का दौर शुरू होता है। वीपी सिंह, जो कि एक समय कांग्रेस पार्टी में थे, उन्होंने अपने आप को वहां से अलग किया और फिर जनता दल की सरकार बनती है 1989 में। यह सरकार ही बनी थी कि हम बीपी मंडल की रिपोर्ट को लागू करेंगे। ऐसे में वह दौर कमंडल बनाम मंडल का हो चुका था, जहां पर बीजेपी ने शुरू की थी अपनी रथ यात्रा, यह राम मंदिर के मुद्दे को लेकर थी और उधर वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को अप्लाई कर दिया। अब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आते ही ओबीसी कम्युनिटी को 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई। लेकिन बात यहां पर यह है कि 1931 की जनगणना के अनुसार यह माना गया कि देश में लगभग 52% आबादी जो है वह ओबीसी की है। ऐसे में उन्हें 27% आरक्षण दिया गया। लेकिन इसको लेकर कई सारे राजनेताओं ने आक्रोश व्यक्त किया। यह दौर था बिहार में जातिगत आधारित राजनीति का। लालू प्रसाद यादव का बिहार में उदय होता है और उनकी सरकार बनती है बिहार में और इन्होंने सवर्णों के विरोध में अपनी राजनीति शुरू करी और पिछड़ा वर्ग को उनका अधिकार दिलाने के लिए वहां पर अपनी लड़ाई शुरू करी। ऐसे में लालू यादव ने एक स्लोगन दिया था और उस स्लोगन का मेन मोटो था सवर्णों को साइड लाइन करना।
वो स्लोगन था भूरा बाल साफ करो। और यहाँ पे जो भूरा बाल का मतलब है यह भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला से है। ऐसे में इन कम्युनिटीज को साइड लाइन करने की बात की गई और वहां से ओबीसी की राजनीति का उदय होता है। यह दौर है जब उत्तर प्रदेश में भी हम देखते हैं कि जातिगत आधारित राजनीति की शुरुआत हो चुकी थी, जहां पर बहुजन समाज पार्टी का निर्माण हुआ एससी की राजनीति के लिए, और वहीं पर समाजवादी पार्टी ने भी जातिगत आधारित राजनीति की शुरुआत उत्तर प्रदेश में कर दी। अगर आप देखेंगे तो भारत में यही दो राज्य ऐसे हैं जहां पर जाति को लेकर वोट पड़ते हैं। अगर आप भारत की सारी राजनीति को समझेंगे तो यहाँ पर यूपी और बिहार एक अलग नैरेटिव सेट करते हैं। आज भी यहाँ पर जाति पर आधारित होकर वोट दिया जाता है। अब बिहार की सिचुएशन लगातार बदलने लगी। ओबीसी कम्युनिटीज में भी उन लोगों ने इसका फायदा अधिक उठाया जो कि अपर सेगमेंट में आया करते थे। ऐसे में एक नया सेगमेंट बना ईबीसी का, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, और इसके नेता बने नीतीश कुमार। और जब लालू और नीतीश की राहें अलग हुईं, उसके बाद से बिहार में ओबीसी और ईबीसी की राजनीति शुरू हुई। तत्पश्चात बीजेपी वहां पर आ चुकी थी। ऐसे में नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच गठबंधन होता है और बीजेपी और नीतीश कुमार मिलकर ईबीसी की राजनीति करना शुरू करते हैं और बिहार का माहौल पूरे तरीके से बदल गया। जिस समय राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री थी, उस दौर में बिहार की सिचुएशन काफी खराब होती गई। ऐसे में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर आरजेडी को हरा देते हैं और ऐसे में 15 साल तक जो आरजेडी की सरकार वहां चल रही थी, यह आरजेडी की सरकार वहां पर चुनाव हारती है और नीतीश कुमार वहां पर आते हैं और फिर एक नया दौर शुरू होता है बिहार में राजनीति का। यह राजनीति ईबीसी को लेकर थी। नीतीश कुमार का ईबीसी वोट बैंक में अच्छा खासा प्रभाव है। वहीं पर लालू प्रसाद यादव ईबीसी के अतिरिक्त जो बाकी ओबीसीज हैं, खासकर यादव कम्युनिटी, इनमें उनका प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। अब इस तरीके से बिहार की राजनीति को तो आपने समझ लिया कि यहाँ पर किस तरीके के जातिगत आधारित राजनीति हुआ करती है। अब बात करते हैं यह जो रिपोर्ट आई है इसमें किस तरीके से अलग अलग जातियों को बताया गया है कि किन जातियों की संख्या यहाँ पर कितनी है। अगर हम डेटा को देखें तो डेटा के आधार पर अगर जाति को देखा जाए तो यादवों की आबादी बिहार के इस सर्वे में 14% है। वहीं पर भूमियार 2.86% है, कुर्मी जाति 2.87%, मुसहर जाति 3%, ब्राह्मण 3.66% और राजपूत 3.45% हैं। देखिए इस आंकड़ों में धार्मिक आंकड़े भी दिए गए। अगर आप देखेंगे बिहार में धार्मिक आंकड़ों को तो हिंदू धर्म की आबादी वहां पर 81.99% है, वहीं पर इस्लाम 17.70% है और बाकी जो बचे वो अन्य वहां पर धार्मिक जो लोग हैं वो आते हैं। लेकिन अब यहां पर अगर आप इसको जनरल, ओबीसी, एससी के आधार पर देखेंगे तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग डेटा हमारे सामने आ रहा है। अगर हम देखें तो पिछड़ा वर्ग में आने वाले लोगों की संख्या 27.12% है। लेकिन यहाँ पे पिछड़ा वर्ग के बाद एक अन्य वर्ग बनाया गया, इसे बोलते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग, और इसमें संख्या जो है वो 36.0148% है। अनुसूचित जातियों का प्रतिशत यहाँ पर 19.5% है। वहीं पर अनुसूचित जनजाति जो है वो 1.68% है और जनरल अर्थात अपर कास्ट जो है यहाँ पर वो 15.5% है। अब ऐसे में आप देख रहे हैं कि बिहार में वर्तमान समय में अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग को मिला दिया जाए तो लगभग 63% लोग यहाँ पर आते हैं और 15% लोग जो हैं वो अपर कास्ट से आते हैं। बाकी एससी और एसटी का यहाँ पर नंबर हमें दिखाई दे रहा है। अब महागठबंधन की समस्या देखिए। महागठबंधन में दो पार्टियां प्रमुख हैं। इन दो पार्टियों में आरजेडी और जेडीयू है। जहां पर आरजेडी का वोट बैंक मुख्यतया बिहार में ओबीसी और मुस्लिम वर्ग है, वहीं पर जेडीयू का वोट बैंक मुख्यतः यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग है। ऐसे में अब बवाल यहाँ पे शुरू होगा कि अगर प्रतिशत के आधार पर सीटों का वितरण किया जाएगा तो आरजेडी को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने अपने ट्वीट में कह दिया कि भाई यहां पर जिनकी जितनी संख्या उतना वहां पर उनको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले। तो ऐसे में आरजेडी का यहां पर घाटा होते हुए दिखाई दे रहा है। और देखिएगा बिहार में जातिगत आधारित राजनीति शुरुआत से चलती आई है। ऐसे में बिहार में इस जातिगत आंकड़ों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां पर 3 पार्टियां प्रमुख हैं, आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी। अब यहां पर कुछ अन्य पार्टियां जैसे कि आप
बात कर लें कांग्रेस की और माले की, देखिए हम का उस जो एससी का ग्रुप है वहां पे हम का प्रभाव देखने को मिलता है, खासकर मुसहर कम्युनिटी में, लेकिन बाकी जगहों पे हम का प्रभाव बड़ा कम है। वहीं पर बात करें रालोसपा जो एक समय हुआ करती थी, कुशवाहा जाति को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने यह पार्टी बनाई थी, ऐसे में आप देखेंगे कुर्मी और कुशवाहा वोट एक साथ आ चुके हैं। तो ऐसे में इसमें फायदा जेडीयू का अधिक होते दिखाई दे रहा है, जबकि आरजेडी को यहां पर घाटा होते हुए दिखाई दे रहा है। अब इन सब के बीच में बीजेपी कहां सेट हो रही है? अगर आंकड़ों की चर्चा की जाए, बीजेपी में अगर हम देखें तो यहां पर आंकड़ों की राजनीति बड़ी अच्छी चल रही है। बीजेपी को 2009 में देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 22% वोट मिले थे, वहीं पर 14 में यह 34% हो गए और 19 में 44% हो गए। अब बीजेपी का वोट बैंक लगातार बढ़ता गया और अगर 2009 से 19 में देखा जाए तो लगभग ये दुगना हो गया। लेकिन बीजेपी की राजनीति यहां पर जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है, ईबीसी है, उसको लेकर ज्यादा है, क्योंकि बीजेपी ने इन सभी जातियों को एक साथ जोड़ दिया है और इनके पास, बीजेपी के पास सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, जो कि ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं। ऐसे में बिहार की राजनीति का प्रभाव हमें भारत में देखने को मिलेगा, लेकिन बिहार में इसका प्रभाव अधिक देखने को नहीं मिलेगा। बीजेपी इस जातिगत जनगणना से काफी प्रभावित दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी हमेशा कोशिश कर रही थी कि जातिगत आधारित जनगणना ना हो, क्योंकि बीजेपी का वोट बैंक जो है वो हिंदुत्व पर आधारित है। ऐसे में अगर जातिगत आधारित जनगणना की रिपोर्ट आ जाएगी तो फिर यहां पर हिंदू कम्युनिटी जातियों में बढ़ जाएगी और ऐसे में बीजेपी का वोट बैंक बढ़ जाएगा। तो बीजेपी का हमेशा यह मानना रहा है कि जातिगत आधारित जनगणना जो है वो ना हो, लेकिन अब बीजेपी कुछ नहीं कर सकती। यहां पर रिपोर्ट आ चुकी है, ऐसे में बीजेपी को आने वाले चुनाव में अपने इस वोट बैंक को साधने के लिए कमंडल 2 की शुरुआत करनी पड़ सकती है। देखिए 2024 के जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन होना है। ऐसे में हो सकता है कि राम मंदिर के मुद्दे के माध्यम से भाजपा फिर से बाकी जो कम्युनिटीज हैं उन कम्युनिटीज को एक साथ फिर हिंदुत्व के मुद्दे पर जोड़ने का प्रयास करेगी। वहीं पर कांग्रेस के लिए इसमें क्या मिल रहा है? देखिए जिस समय महिला आरक्षण बिल आया था तो उस समय राहुल गांधी ने यह स्वीकार किया कि 2010 में जब हमने बिल पेश किया था उसमें ओबीसी महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था नहीं दी, वहां पर उन्होंने अपनी गलती मानी। लेकिन अब उसके बाद क्या हुआ कि वर्तमान समय में महिला आरक्षण बिल में भी ओबीसी महिलाओं को लेकर आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई। ऐसे में राहुल गांधी प्रमुखता से ओबीसी का मुद्दा उठा रहे हैं और वह हर जगह पर कहते आ रहे हैं कि भाई हमें जातिगत जनगणना करनी चाहिए, और जो सरकार चल रही है इस समय वह सरकार इस जनगणना से भागती दिखाई दे रही है। तो यहां पर राहुल गांधी ने कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम जातिगत आधारित जनगणना पूरे देश में कराएंगे। ऐसे में जिनकी जनसंख्या जितनी है उसके आधार पर हम यहां पर उनको रिप्रेजेंटेशन देंगे। तो पूरे भारत में अब जातिगत आधारित जनगणना को लेकर बातें होंगी। बिहार की इस रिपोर्ट ने पूरे भारत के चुनावी माहौल को बदल के रख दिया, और वैसे भी बिहार पूरे भारत की राजनीति को लीड करता है। अगर आप देखेंगे तो भारत में जो भी राजनीति होती है वह यूपी और बिहार से होकर निकलती है। ऐसे में जातिगत आधारित जनगणना की यह रिपोर्ट बिहार की राजनीति में प्रभाव डाल पाएगी कि नहीं डाल पाएगी, इसको डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन भारत के अन्य राज्यों में इसका प्रभाव हमें देखने को मिलेगा, खासकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में। अब देखना होगा इंडिया गठबंधन इस जातिगत आधारित रिपोर्ट को किस तरीके से डिस्कस करता है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में कई ऐसी पार्टियां हैं जो जातिगत वोट बैंक पर आधारित हैं। चाहे हम जेडीयू की बात करें, आरजेडी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, इन सभी पार्टियों के वोट बैंक इनकी जातियां हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर आने वाले समय में बवाल देखने को मिल सकता है। और बीजेपी के साथ भी यह दिक्कत है कि वह अब हिंदुत्व के मुद्दे को किस तरीके से आगे लेके बढ़ेगी, क्योंकि अब जातिगत आधारित जनगणना में हर जाति अपना रिप्रेजेंटेशन का राइट यहाँ पर डिमांड करेगी। तो अब बीजेपी इन लोगों किस तरीके से एकजुट कर पाएगी, यह उनके लिए एक मुख्य चुनौती होने वाली है। तो दोस्तों आज की वीडियो में चर्चा ही समाप्त करते हैं, क्योंकि हमारी चर्चा काफी लंबी हो गई। अगले वीडियो में जातिगत आधारित जनगणना पे कुछ और चर्चा करेंगे, यूपी के विषय में समझेंगे कि यहाँ पर जातिगत आधारित जनगणना को लेकर कैसी मांगे उठ सकती हैं। फिर देखेंगे यूपी किस तरीके से अगले चुनाव में आगे बढ़ता है, क्योंकि हर कोई जानता है अगर प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना है
तो यूपी के रास्ते से ही आप पहुंचेंगे। चर्चा करने के लिए वीडियो में जाती अपने दोस्त सुधांशु को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।